जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग यूनानी आक्रमण और मौर्य काल के प्रारंभिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हालांकि मौर्य काल थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें हम लोग 2 या 3 वीडियो में उसको ख़त्म करेंगे। तो बिना देरी किए यूनानी आक्रमण के प्रश्नों में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? अगर हम बात करें सिकंदर की बात करें तो सिकंदर महान मिसोडोनिया का था। मिसोडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक, तो उस समय जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय भारत में नंदों का शासक था। और नंदों में कौन? घनानंद उस समय शासक था। ठीक, हालांकि झेलम नदी के पास राजा पोरस के साथ और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध यानी 325-26 बीसी के आसपास का बताया जाता है। और ये युद्ध 2 वर्षों तक चला जिसमें राजा पोरस की हार होती है, लेकिन वीरता और साहसिकता को देखते हुए सिकंदर ने उनको उनके राजपाट को वापस किया और कुछ नए इलाके भी वापस किए। ठीक, तो याद रखना है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने से आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मत्सक। असमग की राजधानी मत्सक थी, तो मत्सक के जो महिलाएं थीं उन्होंने हथियार धारण किए थे। अगले प्रश्न पे चलें, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल है। ठीक है, इतिहासकार चौधरी जी ने बताया कि उस समय भारत में 28 राजनीतिक शक्तियां सक्रिय थी, तो कोई केंद्रीय सत्ता न थी। उसकी फौज बेहतर थी, ये तो बिल्कुल है, उसकी फौज तो बेहतर थी ही। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, बिल्कुल। आम्बी जैसे तक्षशिला के शासक आम्बी जैसे देशद्रोहियों को से उसको सहायता मिली। तीनों कारण सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ठीक, यानी 4 नंबर गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही है। तो यानी 1, 2, 3 बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो पुरु यानी पोरस। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? नियार्कस आया था, आनेसिक्ट्रिस आया था, अरिस्टोबुलस आया था। डायमेकस ना आया, क्यों? जब हम लोग बिंदुसार पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार का शासनकाल पढ़ेंगे, तो सीरिया के शासक एंटियोकस ने एक राजदूत भेजा था और उस राजदूत का नाम था डायमेकस, जबकि बिंदुसार ने एक दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक, मीठी शराब और सूखे मेवे। तो दार्शनिक उसने मना कर दिया था और दार्शनिक की जगह राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम था डायमेकस। ठीक, किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ये सिकंदर के साथ ना आया था, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य में द्वैत राज प्रथा थी। द्वैत राज प्रथा थी, ये पाटल वाले क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र का है, पाटल वाले क्षेत्र में द्वैत राज प्रदर्शित थी, व्यवस्था थी। ये हो गया यूनानी आक्रमणों से, यानी सिकंदर से प्रश्न बनता है, पोरस से बनता है, सिकंदर के समकालीन शासक उस समय कौन था भारत का, इसका प्रश्न बनता है। अगले भाई हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में, तो मौर्य साम्राज्य के प्रश्नों में चर्चा करें। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारत का पहला ऐतिहासिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का पहला ऐतिहासिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और इतिहास को तिथिबद्ध सुयोजित करने का श्रेय किसको जाता है? यूनानियों को। और यूनानियों का काल कब का है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। तो याद रखना है, भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, भारत को दासता से मुक्त कराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रों को पराजित करने, छत्रपों यानी जो हमने आपको बताया कि मैसेडोनिया का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था, कौन? सिकंदर। तो छत्रपों को पराजित करने वाला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न पे चले हम लोग,
भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की गई चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। यहीं से भारत का ऐतिहासिक काल तिथियों के आधार पर मिलना प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश है मौर्य राजवंश। सबसे पुराना राजवंश है कौन सा है? मौर्य राजवंश है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। क्योंकि मौर्य के बाद फिर कौन आते हैं? कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त, के बाद वर्धन, वर्धन यानी हर्षवर्धन का काल। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है वह है, यानी विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त का वर्णन किया गया विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल बताया गया है, यानी निम्न जाति का बताया गया है। और मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन? विशाख दत्त। इस मुद्रा राक्षस में नंदों का उल्लेख, मौर्यों का उल्लेख और गुप्तों का उल्लेख मिलता है, यानी तीन राजवंशों का उल्लेख मिलता है, नंद, मौर्य और गुप्त। अगर हम बात करें विशाख दत्त का हिंदी अनुवाद किसने किया है? संस्कृत भाषा में है, हिंदी अनुवाद किसने किया? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया। यह भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है और नायिका विहीन ग्रंथ है। पहला नायिका विहीन ग्रंथ को विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस भारत का पहला जासूसी ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक, अगर बात करें मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन है? तो ढूंढीराज। टीकाकार कौन है? ढूंढीराज। तो ये जो हमने मुद्रा राक्षस पे व्याख्या की है आपको याद रखनी होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? तो जो सेंड्रोकोटस है ये मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसकी खोज किसने की? तो 1793 में विलियम जोन्स ने यह बताया कि जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ये जो शब्द हैं ये भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। ठीक, तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ये किससे संबंधित हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। जैसे जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा, ऐसे प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था। अगले प्रश्न पे चले। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की 1793 में। याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य के अन्य नामों की बात करें तो चाणक्य, कौटिल्य, अजय, दुर्जय और विष्णुगुप्त, ये नाम कौटिल्य के मिलते हैं। कौटिल्य के एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है जिसे भारत का मैकियावेली के जो ग्रंथ है द प्रिंस उसके समान बताया गया है। तो कौन है? तो कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। इसी वजह से कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और उसकी तुलना मैकियावेली के जो ग्रंथ है द प्रिंस से और अरस्तु का ग्रंथ है द पॉलिटी, इससे तुलना की गई है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, अर्थात भारतीय राजनीति पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन है? अर्थशास्त्र है। इसमें 15 अध्याय, 180 उपाध्याय और 6000 श्लोक हैं अर्थशास्त्र में। और इसी अर्थशास्त्र में राजा के शासन करने के लिए सप्तांगों की चर्चा की गई है। सप्तांग यानी 7 अंग। पहला कौन? राजा, फिर जनपद जहां राजा राज्य करेगा, फिर जहां राजा रहेगा वो दुर्ग, इसके बाद एक सलाहकार जिसे अमात्य कहा गया, फिर सेना रक्षा के लिए, फिर सेना का खर्च वहन करने के लिए कोष, और अंत में मित्र। यानी जो सप्तांग का 7वां अंग है वो कौन है? मित्र है। ये किसमें उल्लेखित है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में। चाणक्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त नहीं मिलता, सम्राट मिलता है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा गया कि शत्रु का शत्रु अपना दोस्त होता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहे निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन है? जैसा कि हमने बताया मित्र 7वां अंक है। जनपद कौन सा है? तो दूसरा है। दुर्ग कौन सा है? तीसरा है।
कोष कौन सा है? तो कोष है पांचवा, सॉरी छठवां है। पांचवा कौन है? सेना। और चौथा कौन है? अमात्य। पहला कौन है? राजा। अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। यहाँ पे आप देख लोगे जो कुछ साहित्यकार हैं और उनकी कुछ पुस्तकें हैं, उनके कुछ ग्रंथ हैं। जैसे वात्स्यायन का कामसूत्र याद रखना है, ठीक। कल्पसूत्र किसका है? तो भद्रबाहु का है। कल्पसूत्र भद्रबाहु का है। तिरुवल्लुरु का तिरुवक्कुलर, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम याद रखना है आपको। अगले प्रश्न पे चले। किसके शासनकाल में डीमेकस यानी डाइमेकस भारत आया? हमने पहले ही प्रश्न में चर्चा दूसरे प्रश्न में की थी। किसके शासनकाल में आया? बिंदुसार के शासनकाल में आया, ठीक। अगला प्रश्न, सीरिया का शासक एंटियोकस ने भेजा था। अगला प्रश्न है, कर पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, किसका बना था? तो लकड़ी का बना था, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। और पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के मध्य में स्थित है। उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त होते हैं? तो पाटलिपुत्र के प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बुलंदी बाग प्राचीन नाम था। बुलंदी बाग किसका प्राचीन नाम था? तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, ठीक। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र को पालीव्रोथा कहा गया है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीव्रोथा कहा गया है। तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, ठीक। ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इंडिका में इसने क्या बताया कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता था, भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में 7 जातियां थी, और इसने एक बात बताई कि भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। कभी कभी आपको ये चारों बातें देख के आपसे पूछेगा कि कौन मेगस्थनीज के इंडिका से संबंधित है और कौन नहीं है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। बिंदुसार विजित राजाओं के ऐसे कुछ ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अशोक का एक मिलता है, कलिंग, जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग विजय का मिलता है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है कि नहीं, इसने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। अगले प्रश्न पे चले। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार विजित किया? तो चंद्रगुप्त ने विजित किया। और इसी क्षेत्र में यानी सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में अपने सेनापति पुष्पगुप्त वैश्य के से कहलवाकर सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। पश्चिम भारत पर था, इसका अभिलेख होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और इसी में सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से। अगले प्रश्न पे चलें। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इनको हराया था 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने हराया था। और क्या हुआ कि संधि हुई और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना के साथ। और इसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में 4 क्षेत्र दिए, काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान। काबुल प्रेसिडोनिया, कांधार अराकोनिया और हेरात एरिया, वर्तमान में जो हेरात है तब का नाम एरिया, और बलूचिस्तान का नाम पेरेस्डाइकोनस। ये नाम याद रखने, ठीक। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व पराजित किया।
और सेल्यूकस निकेटर ने एक अपना राजदूत भेजा, कौन? मेगास्थनीज। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, अजय, विशदभ, चाणक्य, कौटिल्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बृहद्रथ है, लेकिन बिंबिसार नहीं है। मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ, याद रखना है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। बिंबिसार नहीं है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है और मौर्य वंश का है बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार डिफरेंट है, याद रखोगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सीरिया और मिस्र जैसे सुदूर देशों से राजनयिक संबंध थे? तो मौर्यों के थे। और मौर्यों का जो सीमा था वो हिंदुकुश पर्वत क्रॉस करके भी लगती थी, जिसे ना तो मुगल क्रॉस कर पाए और ना ही ब्रिटिश सत्ता। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, जो क्षेत्र था, उसको ना तो मुगल कभी पा पाए उतना क्षेत्र और ना ही कभी ब्रिटिश सत्ता पा पाई। अगले पेज पे चलते हैं। सूची एक को दूसरे से मिलाना है, किसके क्या नाम थे। देखो, चंद्रगुप्त को सिंड्रोकोटस कहा जाता है, बिंदुसार को अमितघात कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, अशोक को चंडाशोक कहा जाता है, कामाशोक कहा जा सकता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। ठीक, तो क्या हो गया? पहले का दूसरा, बिंदुसार का तीसरा, फिर पहला और फिर चौथा, यानी 2 3 1 4। कूट पे अगर कूट रे के अनुसार मिलाओगे, कूट नहीं है, आप समझ लोगे। निम्नलिखित में से किस स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? तो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया है और ऐसा कहा जाता है कि 100 से 1 से 1.5 लाख के बीच लोग मारे गए, इतने ही समथिंग लोग बेघर हो गए, कई महिलाएं मारी गई, यानी भीषण नरसंहार हुआ था। और इसी के बाद, और ये नरसंहार हुआ अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक था उसके 8वें वर्ष बाद, यानी 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक होता है, वास्तविक शासक बनता है, और 261 बीसी में एक कलिंग युद्ध होता है। इसी के बाद राजा जो अशोक थे वो चंडाशोक और कामाशोक छोड़कर प्रियनामदर्शी या धम्म की नीति या बौद्ध धर्म, और ऐसा कहा जाता है कि निग्रोथ नामक एक बौद्ध भिक्षु से इन्हें बौद्ध दीक्षा मिलती है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? तो देखो, पहले वो लुम्बिनी गए, लुम्बिनी से वो कपिलवस्तु गए, कपिलवस्तु से गया गए, गया से सारनाथ गए, सारनाथ से श्रावस्ती गए, श्रावस्ती से कुशीनगर गए। यानी अशोक ने अपने जीवन काल में लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती की यात्रा की। कैसे की? लुम्बिनी पहले 4, फिर 2, फिर 1, 5 6 3, 4 2 1 5 6 3, अर्थात डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र, गिरनार यानी सौराष्ट्र का क्षेत्र पूछ रहा है, गुजरात वाला क्षेत्र, गिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में है, तो वही गिरनार वाला क्षेत्र है। जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ईसवी सन के पूर्व, ईसवी सन यानी ईसवी चलने लगा 1 2 3 4 ईसवी, जो इसमें ईसवी चल रहा है, इससे पहले क्या था? बीसी, बीसी की बात कर रहा है। तो बीसी में क्या रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसमें ध्यान दिया और इसके बाद अशोक ने भी ध्यान दिया। तो चंद्रगुप्त में यानी सुदर्शन झील और अशोक ने उसी का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद इसका रुद्रदामन भी इसका निर्माण करते, चूंकि रुद्रदामन के समय इसका बांध टूट जाता है, तो रुद्रदामन इसको सही करवाते हैं और इसके बाद इसको सही करवाते हैं स्कंदगुप्त। गुप्तों में आते हैं स्कंदगुप्त। तो 4 लोगों के नाम आते हैं, लेकिन ये दोनों लोग आते हैं ईसवी में और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये बीसी में आते हैं। तो बीसी का पूछ रहा है, बीसी का बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया
वही प्रश्न वही है। अब पूछ रहा किन किन ने दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया, अशोक ने दिया, रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने। तो यानी चारों सही, तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। डी नंबर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न, देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, यानी कलिंग युद्ध के बाद मूलतः जो अशोक हैं वो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के उपासक हो जाते हैं। ठीक, तो देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की किसने की थी? अशोक ने की थी। और अशोक के बाद अशोक के पुत्र दशरथ ने भी इसकी उपाधि धारण की थी। तो कूट में आएगा तो दोनों को बता देना है, अगर कूट में ना है तो केवल अशोक कर देना है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर अशोक ने राजधर्म की स्थापना की। याद रखना है। ठीक, आज के अपने 35 से 36 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे, चूंकि हमने आपको बताया कि मौर्य काल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ी सी शब्दावलियाँ ज़्यादा हैं, जो कि जब प्रशासन मौर्य काल का पढ़ेंगे और मौर्य काल की सांस्कृतिक प्रश्नों में जब चर्चा करेंगे तो प्रश्न थोड़े से इडियोमेटिक बनते हैं। इस वजह से मौर्य काल को हम लोग 2 या 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।